हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे। चलिए आज हम लेके आए आपके लिए क्लास 12, जिसमें हमें पढ़ना है फिजिक्स। और फिजिक्स का अंतर्गत हमें पढ़ना है सबसे पहले चैप्टर आपका विद्युत आवेश तथा क्षेत्र। क्या करेंगे, अब से हम नया चैप्टर और नया सब्जेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हमें पढ़ना है फिजिक्स। अब इस फिजिक्स के अंतर्गत हम थ्योरी प्लस न्यूमेरिकल दोनों साथ साथ करेंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इस चैप्टर में आता है आपका विद्युत आवेश। तो विद्युत आवेश क्या होता है? किसी वस्तु का वह गुण क्या होता है? आवेश जो है वो गुण है, जिसके कारण वस्तु में विद्युत तथा चुंबकीय प्रवाह की घटना घटित होती है। इस गुण को ही हम क्या कहते हैं? विद्युत आवेश। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए इसे बताते हैं। ये लिखा कैसे जाता है? विद्युत आवेश को हम दर्शाते हैं क्यू से। ठीक है, चलिए लिख ही देते हैं इसको पूरा। आवेश को क्यू से व्यक्त करते हैं। दूसरी बात, ये जो राशि है विद्युत आवेश, वो गुण है। तो गुण जो होता है उसकी कोई डायरेक्शन तो होती नहीं है। ठीक है, इस कारण ये कैसी राशि हो जाएगी? हमारी अदिश राशि है। तो आवेश हमारा अदिश राशि के अंतर्गत आता है। आवेश एक अदिश राशि है। ठीक है बच्चों, ठीक। अब हम जान देंगे कि विद्युत आवेश जो है वो किस प्रकार वस्तुओं पर उत्पन्न होता है। जब कोई वस्तु इलेक्ट्रॉन त्यागती है या कोई वस्तु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करती है तो उसके ऊपर आवेश आता है। ठीक है, आवेश को अगर हम लिख लेते हैं कि मानते हैं किसी वस्तु पर n इलेक्ट्रॉन है। माना किसी वस्तु पर n इलेक्ट्रॉन है, तो उस वस्तु पर आवेश की गणना किस प्रकार करेंगे? तो उसके लिए एक फार्मूला होता है Q बराबर n इंटू ई। यहाँ n क्या है? वस्तु पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या। ई क्या है? इलेक्ट्रॉन का चार्ज। तो एक इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होता है वो होता है 1.6 गुणा 10 की पावर -19 कूलम। ठीक है बच्चों, इसके बाद हम उसकी बात करेंगे विद्युत आवेश के मात्रक के बारे में। तो विद्युत आवेश का जो मात्रक होता है, मात्रक मात्रक के लिए आपने फार्मूला पढ़ा होगा Q बराबर IT। तो यहाँ I का मात्रक लगाएंगे, I होती धारा, धारा का मात्रक होता है एम्पियर। T समय है, समय का मात्रक होता है सेकेंड। तो इसका एक मात्रक बन गया क्या? एम्पियर इंटू सेकेंड। इसी को हम ऐसा ही पद्धति में बोलते हैं कूलम। एम्पियर इंटू सेकेंड के बोलते हैं कूलम। इसके और भी मात्रक होते हैं, जैसे कि एक होता है आपका ESU और दूसरा होता है फ्रैंकलिन। फ्रैंकलिन एक मात्रक होता है इसका आपका EMU, और इसके सबकी फुल फॉर्म बता दूंगा। और एक होता है फैराडे। ESU जो होता है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट होता है, और जो EMU होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट होता है। ठीक है बच्चों, ये आपका जो है ऐसा ही पद्धति में आता है मात्रक, और ये आपका MKS पद्धति में। बाकी नीचे वाले आपके किसी पद्धति नहीं, ये आपके दोनों है CGS पद्धति में। CGS, ये दोनों किसी पद्धति में नहीं है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि इन सभी मात्रक में से जो आवेश का मात्रक वो सबसे बड़ा मात्रक कौन सा है। तो यहाँ पे लिख देते हैं, नोट डाल के लिख लेना। आवेश का सबसे बड़ा मात्रक, आवेश का सबसे बड़ा मात्रक वो होता है आपका फैराडे। पूछा जाता है कि आवेश का सबसे बड़ा मात्रक कौन सा है। बात करें एक फैराडे में कितने कूलम होते हैं। एक फैराडे बराबर होता है 96,500, या कभी कभी किताब में मिल जाता है 96,400 कूलम। ठीक है, फिर इसके बाद हम
पूछता है क्वेश्चन कि सबसे छोटा मात्रक कौन सा है इनमें, तो सबसे छोटा क्वेश्चन मात्रक भी लिख लेते हैं। सबसे आवेश का सबसे बड़ा मात्रक हो गया, आवेश का सबसे छोटा मात्रक। सबसे छोटा मात्रक वो होता है आपका ESU। इसका फुल फॉर्म लिख देता हूँ यहाँ पे, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट ESU ये सबसे छोटा मात्रक होता है। ठीक है, चलिए अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम जानेंगे कि किसी वस्तु पर आवेश आता क्यों है, यानी कि आवेश आने का कारण, किस प्रकार किसी वस्तु पर आवेश आता है। ये तो हमें पता है कि आवेश किसी वस्तु का गुण है, किस प्रकार उत्पन्न होता है ये भी हम जानेंगे। आवेश को किससे व्यक्त करते हैं, क्यू से व्यक्त करते हैं। ठीक है, चलिए मानते हैं कि हमारे पास कोई वस्तु है, लेकिन इसको समझने से पहले एक बात आप समझिए कि अगर हमारे पास कोई वस्तु है, प्रत्येक वस्तु किसी न किसी पदार्थ से मिलकर बनी होती है, और प्रत्येक पदार्थ बहुत सारे अणुओं से मिलकर बना होता है, और एक अणु कई सारे परमाणुओं से मिलकर बना होता है, और एक परमाणु आपका इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बना होता है। ठीक है, अब हम जानते हैं कि वस्तु का आवेश क्यों आता है या आवेश आने का कारण क्या है। यदि हम कोई वस्तु ले लें जिसका परमाणु ले लें, एक वस्तु का किसी का एक परमाणु ले लें, वस्तु का केवल एक परमाणु, परमाणु को हम इस प्रकार दर्शाते हैं, और ये उसकी बाहरी कक्षाएं। ठीक है, मान के चलते हैं इस वस्तु पर, इसका नाम दे देते हैं ए, वही वस्तु और है, इसकी कुछ बाहरी कक्षाएं हैं KLMN जैसे लिखते हैं हम, और इसका नाम है बी। इन दोनों वस्तु पर समान अवस्था में इस पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या है वो मान के चलते हैं 10 है, और इस पे जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या है वो मान के चलते हैं 7 है। तो इस पर अगर 10 इलेक्ट्रॉन है तो 10 इसके पास होंगे प्रोटॉन, इस पे 7 इलेक्ट्रॉन है तो 7 ही इसके पास होंगे प्रोटॉन। हम जानते हैं इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या किसी वस्तु पर समान अवस्था में बराबर होती है। तो इसके नाभिक में, ये नाभिक होता है, इतने प्रोटॉन होंगे और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, इसी प्रकार इसमें प्रोटॉन होंगे और न्यूट्रॉन होंगे, सॉरी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होंगे। ठीक है, इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है वो दर्शा देते हैं, 10 इलेक्ट्रॉन है। तो ये पहली कक्षा में 2, दूसरी कक्षा में 8, 3, 4, 5, 6, 7, 8। ठीक है, एक कक्षा ज्यादा बन गई, इसको मिटा देते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन भरने तो वो भर चुके हैं, अभी 2 ही कक्षा में आ गए। इसमें 7 इलेक्ट्रॉन, तो पहली कक्षा में भरे जाएंगे 2 इलेक्ट्रॉन, उसके बाद कितने बचेंगे 5 भरे जाएंगे दूसरी कक्षा में, 1, 2, 3, 4, 5। इसमें भी एक कक्षा ज्यादा बन गई है, तो मिटा देते हैं इसको भी। अब देखिए आप ध्यान से, ये वस्तु ए जिसके पास इलेक्ट्रॉन की संख्या है 10, ये वस्तु बी है जिसके पास इलेक्ट्रॉन की संख्या है 7। हम क्या करेंगे, घर्षण के द्वारा, 3 प्रकार की विधि होती है, प्रेरणा विधि, चालन विधि और घर्षण विधि। तो सबसे बढ़िया एग्जाम्पल आपको समझाने के लिए है कि घर्षण विधि, जब हम 2 वस्तुओं को आपस में रगड़ते हैं यानी घर्षण करते हैं दोनों वस्तु में, तो क्या होता है कि एक वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकलकर दूसरी पे चले जाते हैं। घर्षण करने से जो ऊर्जा देते हैं वो एक ऊर्जा बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन को मिलती है, वो इलेक्ट्रॉन ऊर्जा पाके एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर ट्रांसफर हो जाते हैं। ठीक है, मान के चलते हैं कि घर्षण करने के बाद हमारे 2 इलेक्ट्रॉन इस वस्तु से ए से किस पर आ गए, बी पर। ठीक है, तो घर्षण करने के बाद, यानी यहाँ लिख देते हैं घर्षण के बाद, हम देख रहे हैं जो इस वस्तु पर 10 इलेक्ट्रॉन थे उनमें से 2 इलेक्ट्रॉन बी वस्तु पर चले गए, तो इसके पास इलेक्ट्रॉन की संख्या बची होगी 8। क्योंकि प्रोटॉन नाभिक के अंदर होते हैं तो प्रोटॉन उतने ही रहेंगे, यानी कि 10। यहाँ पर हम देखें इस वस्तु के पास 2 इलेक्ट्रॉन आ गए यानी बढ़ गए, तो इसके पास थे कितने नई अवस्था में, इसके पास पहले थे 7 इलेक्ट्रॉन, अब कितने हो जाएंगे 9 इलेक्ट्रॉन। चूंकि प्रोटॉन की संख्या नाभिक में होती है तो नाभिक में प्रोटॉन उतने ही रहेंगे, कितने होंगे 7। ठीक है ना,
अब आप देखिए ध्यान से, प्रोटॉन पे जो चार्ज होता है वो होता है पॉजिटिव चार्ज, लिख देते हैं समझने के लिए पॉजिटिव। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए आप, ए से बी वस्तु पे घर्षण करने के बाद 2 इलेक्ट्रॉन चले गए, यानी ए वस्तु ने 2 इलेक्ट्रॉन त्याग दिए और बी वस्तु ने ग्रहण कर लिए। तो हम देख रहे हैं घर्षण के बाद ए वस्तु पे जो इलेक्ट्रॉन थे वो 8 रह गए और बी वस्तु के जो इलेक्ट्रॉन है वो 9 हो गए, 2 बढ़ गए पहले से और यहाँ 2 घट गए। तो इस वस्तु पर अब आप देखिए कि नई कंडीशन में यानी घर्षण करने के बाद कौन सा चार्ज ज्यादा है, कौन सा चार्ज ज्यादा है, यानी कौन सा आवेश ज्यादा है, प्लस सॉरी माइनस या प्लस। माइनस हमारे पास 8 इलेक्ट्रॉन है और प्लस हमारे पास 10 इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होने के कारण ये वाली जो वस्तु है वो बोली जाएगी धन आवेशित। क्या बोली जाएगी? धन आवेशित। और इसके पास हम देख रहे हैं इलेक्ट्रॉन की संख्या है 9 और प्रोटॉन की संख्या यानी धनावेश है 7। तो इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्यादा होने के कारण इसके पास नेगेटिव चार्ज ज्यादा हो जाएगा, तो ये वस्तु बोली जाएगी ऋण आवेशित। क्या बोली जाएगी? ऋण आवेशित। ठीक है, यानी ए वस्तु ने इलेक्ट्रॉन त्यागे हैं तो त्यागने पर इस पर आ जाएगा प्लस चार्ज, और बी वस्तु ने इलेक्ट्रॉन ग्रहण करें तो ग्रहण करने के कारण इस पर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। तो जो वस्तु इलेक्ट्रॉन त्यागती है उस पर पॉजिटिव चार्ज आता है और जो वस्तु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करती है उस पर नेगेटिव चार्ज आता है। या हम ऐसे भी कह सकते हैं, जिस वस्तु के द्रव्यमान में कमी होती है, 2 इलेक्ट्रॉन लिख लें क्योंकि हम जानते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है, मास होता है 1.9.1 गुणा 10 की पावर माइनस का 31 किलोग्राम होता है। अब यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन लिख रहे हैं, यानी 2 इलेक्ट्रॉन के बराबर द्रव्यमान इसमें कम हुआ होगा। तो इलेक्ट्रॉन कम हुआ है, द्रव्यमान कम हुआ है, तो कम होने के कारण यहाँ पर क्या उत्पन्न हो गया? आवेश। और यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन के बराबर इस पर चार्ज द्रव्यमान बढ़ गया है, या कहते हैं चार्ज बढ़ गया है, तो ये वस्तु ने ग्रहण किया है, यानी ये द्रव्यमान इसका बढ़ा हुआ है, तो इस पर कैंसर चार्ज आ जाएगा? ऋण आवेश। ठीक है, यानी जो वस्तु इलेक्ट्रॉन त्यागती है उस पर प्लस चार्ज और जो वस्तु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करती है, उस पर नेगेटिव चार्ज। या जिस वस्तु के द्रव्यमान में कमी होती है उस पर पॉजिटिव चार्ज आता है और जिस वस्तु के द्रव्यमान में वृद्धि होती है उस पर नेगेटिव चार्ज आता है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि आवेश किसी वस्तु पर आवेश किस प्रकार उत्पन्न होता है। यहाँ हमें पता चला है कि जो आवेश है वो 2 प्रकार का उत्पन्न हुआ है, एक तो है प्लस और दूसरा है माइनस। तो हम कह सकते हैं जो आवेश होता है वो 2 प्रकार का होता है। आवेश के प्रकार लिख सकते हैं, आवेश के प्रकार। एक होता है धनावेशित, जिसे प्लस क्यू से व्यक्त करते हैं, प्लस क्यू, और दूसरा होता है ऋणावेशित, जिसे माइनस क्यू से व्यक्त करते हैं। ठीक है, धनावेशित का बात, धनावेश कब उत्पन्न होता है? जब वस्तु इलेक्ट्रॉन त्यागती है। ऋणावेश कब उत्पन्न होता है? जब वस्तु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करती है। ये दोनों की परिभाषा हो जाएंगी। चलिए अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये आपका मास इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। ऐसे लिख देते हैं मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। चलिए इसके बाद जानेंगे कि आवेश के गुण क्या होते हैं। सबसे पहला गुण है हमारा कि समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। कवर हो गया थोड़ा सा। समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। जबकि विपरीत आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। जैसे हम बताएं, हमने पढ़ा अभी आवेश हमारे पास 2 प्रकार के होते हैं, एक पॉजिटिव आवेश और एक नेगेटिव आवेश। ठीक है, पहली कंडीशन के लिए हम देखते हैं, इसमें बोला है समान आवेश, तो हम यहाँ पर प्लस कर लेते हैं भी दोनों। समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, ये भी प्लस आवेश है, ये भी प्लस आवेश है, तो दोनों का आवेश समान है, तो ये दोनों एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, यानी एक दूसरे से दूर हटेंगे। क्यों हटते हैं? क्योंकि इन दोनों के बीच लगता है विद्युत बल। ठीक है, दूसरा इसमें कह रहे थे कि विपरीत आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, यानी प्रतिकर्षित मतलब पास बुलाते हैं। तो एक ले लेते हैं प्लस आवेश और एक ले लेते हैं
माइनस आवेश, ये दोनों आवेश एक दूसरे को आकर्षित करेंगे, एक दूसरे के पास आना चाहेंगे। तो यहाँ पर प्लस आवेश और माइनस आवेश यानी विपरीत आवेश के बीच जो बल लगता है उसे बोलते हैं आकर्षित बल, और जो विपरीत समान आवेशों के बीच जो बल लगता है उसे बोलते हैं प्रतिकर्षित बल। ठीक है, जिसका ये दोनों आवेश एक दूसरे से दूर भागते हैं, और यहाँ लगता है आकर्षण बल, जिसका ये दोनों आवेश एक दूसरे के पास आना चाहते हैं। ठीक है, अगला हमारा गुण है आवेश का क्वांटीकरण। तो आवेश का क्वांटीकरण क्या कहता है कि प्रकृति में पूरे ब्रह्मांड में प्रकृति में आवेश सदैव किस रूप में होता है, पूर्ण गुणज के रूप में होता है या उत्पन्न होता है। जैसे कि अगर कोई वस्तु से एक इलेक्ट्रॉन त्यागा जाएगा या दूसरी वस्तु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगी तो पूर्ण गुणज के रूप में इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगी या त्यागेगी। जैसे कि एक इलेक्ट्रॉन त्यागेगी या दो इलेक्ट्रॉन या तीन या चार या पांच या 6 7 8 या 10 12 जो भी हो, पूरा पूरा गुणज के रूप में। ऐसा नहीं कि आधा इलेक्ट्रॉन त्याग दिया, सवा इलेक्ट्रॉन त्याग दिया, इस प्रकार से नहीं। जब भी इलेक्ट्रॉन कोई वस्तु त्यागेगी तो पूरा इलेक्ट्रॉन त्यागेगी, एक दो, तो उसी को हम कहते हैं पूर्ण गुणज के रूप में इलेक्ट्रॉन त्यागती है। तो अभी हम इसके लिए इसी में हमने फार्मूला पढ़ा था कि Q बराबर NE, ये जो फार्मूला है इसी का है, इसी को बोलते हैं आवेश का क्वांटीकरण। तो यहाँ जब भी किसी वस्तु पर आवेश आएगा वो इलेक्ट्रॉन के पूर्ण गुणज के रूप में आएगा। तो यहाँ पे जो n है वो n का नंबर 1 2 3 4 5 कुछ भी हो सकता है। ठीक है, जीरो नहीं होगा। इसके बाद आता है आवेश संरक्षण। आवेश संरक्षण का नियम या गुण। आवेश संरक्षण क्या कहता है, जिस प्रकार ऊर्जा संरक्षण का नियम है उसी प्रकार से आवेश संरक्षण का भी नियम है। आवेश संरक्षण कहता है कि ना तो हम आवेश को उत्पन्न कर सकते हैं और ना ही उसे नष्ट कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉन को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही उसे नष्ट किया जा सकता है, बल्कि एक वस्तु से दूसरी वस्तु को उसे स्थानांतरित कर सकते हैं। केवल एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर भेज सकते हैं उसको। जैसे भी बताया था कि एक वस्तु ए थी और एक वस्तु बी, एक वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकलकर दूसरी वस्तु पर आ रहे थे। ठीक है, यानी एक ने त्यागे था, इलेक्ट्रॉन त्यागा और दूसरी ने उसे ग्रहण कर लिया। तो केवल इलेक्ट्रॉन को स्थानांतरित कर सकते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेज सकते हैं, उसे उत्पन्न और नष्ट नहीं कर सकते हैं। तो ये होते हैं आपके विद्युत आवेश के गुण। समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। समान आवेश यहाँ पे हम ले सकते हैं, एक और भी है, माइनस आवेश हो और दूसरा भी कौन सा हो, माइनस आवेश, तो भी एक दूसरे को क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे। ठीक है, तो समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं और विपरीत आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। ठीक है, क्वांटीकरण क्या कहलाता है कि पृथ्वी पर जितना भी आवेश है वो पूर्ण गुणज के रूप में पाया जाता है। इसका फार्मूला होता है Q बराबर NE। आवेश संरक्षण का नियम क्या कहता है कि आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही उसे नष्ट किया जा सकता है, एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर उसे स्थानांतरित कर सकते हैं। तो ये होते हैं आपके गुण, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब पढ़ेंगे कूलाम का नियम। इसमें हमें पढ़ना है कूलाम ने जो नियम दिया था वो दो आवेशों के बीच लगने वाले विद्युत बल के बारे में दिया था। क्या कहा था कूलाम ने, नियम के अनुसार कि दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला वैद्युत बल, आवेशों के बीच लगने वाला वैद्युत बल आवेशों के गुणनफल के अनुकरणपाती तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के कैसा होता है, व्युत्क्रमपाती। ठीक है, कूलाम का जो नियम था वो गुरुत्वाकर्षण नियम के बिल्कुल समान ही है। जैसे गुरुत्वाकर्षण नियम जो आपका दिया था न्यूटन ने, उन्होंने क्या कहा था, अगर कोई दो वस्तुएं जिनके पास द्रव्यमान है यानी m1 और m2, तो दोनों एक दूसरे से r दूरी पर स्थित है, r दूरी पर स्थित है। ये आपका गुरुत्वाकर्षण नियम के बारे में बताया जो न्यूटन ने दिया था, न्यूटन के अनुसार वही बता रहे हैं। तो वो क्या था कि दोनों द्रव्यमानों के बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल इनके गुणनफल के समानुपाती और उनके बीच की दूरी, यही बल इनके बीच की दूरी r के व्युत्क्रमानुपाती होता है, वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इन दोनों नियम को जोड़ के एक नियम बना था m1 m2 बटा r स्क्वायर। ठीक है, सेम इसी प्रकार से कूलाम ने अपना नियम क्या कहा था उन्होंने कि हमारे पास अगर दो आवेश हैं Q1 और Q2 और दोनों एक दूसरे से r दूरी पर स्थित हैं, तो इन दोनों आवेशों के बीच लगने वाला वैद्युत बल, दोनों आवेशों के बीच लगने वाला वैद्युत बल आवेशों के गुणनफल के यानी Q1 और Q2 के समानुपाती होता है। चलिए समीकरण। अब यही विद्युत बल इन दोनों आवेशों के बीच लगने वाला इनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। आवेश वो लगने वाला बल इनके बीच की दूरी r के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये समीकरण 2 हो गया।
इन दोनों समीकरण को जोड़ दें, लिख लेना, अर्थात इन दोनों समीकरण जोड़ दें, समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 को मिलाने पर इसको साफ कर देते हैं। समीकरण 1 व 2 को जब मिलाएंगे तो ये आपका बन के आएगा F समानुपाती Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर। ठीक है, यहाँ समानुपाती का चिन्ह हटाया था कूलाम ने, तो लगाया था K, या उसकी वैल्यू बताई थी 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 बटा R स्क्वायर। ये था कूलाम का नियम। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, या करके इसकी जगह कांस्टेंट लगाया था K, Q1 Q2 बटा R स्क्वायर, Q1 Q2 बटा R स्क्वायर। ठीक है, जहाँ ये K की जो मान है, जहाँ K इजकल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन, और इसका मान जो बताया था कूलाम ने वो था 9 गुणा 10 की पावर 9, 9 गुणा 10 की पावर 9, ये इसका मान था K का। इसको अगर यहाँ पे रख दें तो फार्मूला आपका ये बन जाएगा 9 गुणा 10 की पावर 9 Q1 Q2 बटा R स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर एक राशि आई है आपकी एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पे लिख देते हैं, जहाँ आपका जो एप्सिलॉन नॉट है इसे बोलते हैं निर्वात की वैद्युतशीलता, निर्वात की विद्युतशीलता। ठीक है बच्चों, अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब बात करते हैं कि कूलाम का नियम निर्वात में कब यूज होगा और माध्यम में। तो निर्वात के लिए जो कूलाम का नियम यूज होता है, जो भी आपने पढ़ा है, वो था F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 बटा R स्क्वायर। ये निर्वात में फार्मूला यूज करते हैं। अगर दोनों आवेश के बीच कोई माध्यम रख दें तो माध्यम के लिए फार्मूला जो होता है आपका वो होता है F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू K। क्या क्या K क्या होता है यहाँ पे, वो होता है आपका परावैद्युतांक, माध्यम का परावैद्युतांक सवाल में दे रखा होता है। बाकी सब सेम ही रहेगा, Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर। ये आपका फार्मूला हो गया माध्यम के लिए, और ये होगा निर्वात के लिए। ठीक है, अब सवाल इस फार्मूले से ये बनता है कि इसमें जो एप्सिलॉन नॉट है, इसका मात्रक और विमा और इसका मान, ये आपसे बहुत ही ज्यादा पूछा जाता है। तो सबसे पहले बनाते हैं एप्सिलॉन नॉट का मात्रक। इसमें नोट में लिख लेना आप, एप्सिलॉन नॉट का मात्रक। क्या करेंगे, फार्मूला पता है हमें क्या है, F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे में R स्क्वायर। इस फार्मूला से अगर एप्सिलॉन को निकालें तो इसकी गुणा करा देंगे इसके साथ, तो ये आएगा यहाँ पर और ये आएगा बटे में, तो ये बन जाएगा आपका एप्सिलॉन नॉट 1/4 पाई को अलग कर देते हैं, और रह जाएगा Q1 Q2 बटा F, इसके साथ गुणा में आ जाएगा F इंटू R स्क्वायर। ठीक है, चूंकि ये हमारा पूरा संख्यात्मक मान है, यानी न्यूमेरिकल वैल्यू, इसका कोई मात्रक नहीं होता, इसको छोड़ देंगे। तो बाकी हम देखते हैं कि एप्सिलॉन नॉट का मात्रक बनता क्या है। एप्सिलॉन नॉट की मात्रक, ऊपर हमारे पास है Q1 और Q2, ये दोनों क्या है हमारे आवेश, नीचे क्या है F यानी बल, बल का मात्रक होता है न्यूटन, R यानी दूरी दोनों आवेश के बीच की, तो उसका मात्रक होता है मीटर। तो ऊपर एक कूलाम इसके लिए लगाएंगे, एक कूलाम इसके लिए, तो दोनों कूलाम लगाने पर बन जाएगा कूलाम स्क्वायर। तो यहाँ लिखेंगे कूलाम स्क्वायर, कूलाम स्क्वायर। नीचे बल और दूरी, तो बल के लिए मात्रा लगाएंगे न्यूटन, हिंदी में लिख देते हैं भी न्यूटन, और ये जाएगा मीटर स्क्वायर। संकेत में लिखें तो ऐसे बनेगा कूलाम स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर। इसके बाद आपसे बनाता है इसकी विमा, तो विमा भी बना लेते हैं, एप्सिलॉन नॉट की विमा।
बीमा के लिए देखिए आप इसकी बीमा बनाएंगे तो बीमा के लिए ऊपर कौन सा मात्रक है, कूलाम। तो कूलाम होता है आवेश का मात्रक, तो आवेश की बीमा होती है आपकी A × T, उस पर स्क्वायर का स्क्वायर आया। न्यूटन, न्यूटन होता है बल का मात्रक, बल की बीमा होती है ML_T-2 मीटर, मीटर के लिए होती है L, और उस पर स्क्वायर का स्क्वायर आ जाएगा। जब आप इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा A²T² अपॉन में, इनकी मल्टीप्लाई करा देंगे हमें ML² नहीं क्यू हो जाएगा इंटू T⁻²। बाकी इसको ऊपर ले चलते हैं, ये बन गया आपका मात्रक। अब देखते हैं ध्यान से, m को ऊपर ले जाएंगे तो m⁻1 हो जाएगा, l ऊपर ले जाएंगे l⁻3 हो जाएगा, T-2 है ऊपर जाकर इसमें जुड़ जाएगा तो T⁻4, ये l है, ऊपर ये स्क्वायर पहले से था, तो ये बन गया आपका इसकी बीमा ε0 की। ठीक है बच्चों, अब इसके बाद एक चीज और रह जाती है, इसमें ε0 का मान भी पूछता है, तो जगह तो है नहीं, मैं यहाँ पे कर देता हूँ, अब इसके बाद इधर कर लेना, यहाँ लिख देते हैं ε0 का मान। ε0 का जो मान है वो किससे निकालेंगे, तो वो वैल्यू है ये, इसकी सहायता से हमें पता है कि 1/4 पाई एप्सिलॉन जो है वो अभी बताया था कि एक के मान के बराबर होता है, यानी कि 9 × 10⁹ 10⁹9। जब हम यहाँ से अगर ε0 का मान निकालेंगे तो ये चला जाएगा इसके साथ बटे में, तो कुछ ऐसे करके लिखा जाएगा 1/4 पाई गुणा में 9 गुणा में 10⁻9 हो जाएगा, ये सब बटे में ही रहेगा, और ε0 इधर आ जाएगा, या करके इसको ऐसे लिख लें ε0 बराबर 1/4 पाई गुणा 9 गुणा 10⁻9, और जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका मान आएगा, इस पूरे को सॉल्व करने पर 8.85 गुणा 10⁻12। आगे इसका मात्रक लीजिए, तो मात्रक ये सामने लिखा हुआ कूलाम स्क्वायर बटे में न्यूटन मीटर स्क्वायर, कूलाम स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर, तो ये हो गया आपका इसका मान। ये तीनों चीजें आपको याद रखनी है, न्यूमेरिकल में यूज होती हैं, और ये आपसे पूछे जाते हैं दोनों मान, बीमा और मात्रक। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतने रखते हैं। वीडियो में आपको कुछ अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक करें, कमेंट करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।